हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ बाई जाकिर सर में आपका स्वागत करता हूं। और हम विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कुछ प्रश्नों को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और ऐसे भी जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना हम लोग सीख गए थे। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवा चुके थे आप लोगों को हम, और कुछ क्वेश्चन के लिए होमवर्क भी हम आपको देने के लिए बोले थे। तो पहले आप उसको अच्छे से, जो भी दो चार प्रश्न उसमें सिखाए थे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और दो चार क्वेश्चन आपको दिया गया उसको बना लीजिए। और फिर हम आपको आज इसको पढ़ाने के बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। और आज नहीं देंगे, पहले इसको सिखा देंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। और आपको पता होगा कि हम होमवर्क में आपको बोले थे कि वो जो सवाल आपको मिलेगा वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल होंगे। तो अभी हम लोग पिछला वीडियो में आपको जो सिखाए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिखाए थे कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। और आज जो हम लोग सोल्व करेंगे ऐसे ये बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रश्नावली वास्तविक संख्या में जो प्रश्नावली 1.1 होता है वहां से सवाल प्रत्येक वर्ष जो उठाता है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना ही उठाता है। और आज यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही आपको यहां पे इस टॉपिक को सोल्व करना है। लेकिन यहां पर जो सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए। अब ये सब सवाल कैसे बनता है, और बहुत लोगों को क्या होता है ये सब सवाल में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले ये सब सवालों को बनाने का क्या कीजिए, तरीका देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और उसके बाद आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए और खूब एंजॉय के साथ पढ़िए। चलिए देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक का इसमें जिक्र किया हुआ है। अगर यहां पे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के बारे में आपको पता है, पूर्णांक को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर। इंटीजर तीन तरह का होता है, आपको पता होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, आपको पता होगा। ठीक है, इंटीजर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां q जो होता है ना वो q हमेशा 1 होता है, लेकिन यहां पर इससे कोई खास मतलब नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस सवाल को पहले बनाने का खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, और यहां पे हम सोल्व की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहला क्या करो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो ना कि यहां पर कोई आप एक धनात्मक पूर्णांक मान लो। ठीक है, कि यहां पर देखिए लिखेंगे, चूंकि माना कि ठीक है Q एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर माना कि Q नहीं, सॉरी A ले लीजिए यहाँ पे। माना कि Q तो धनात्मक पूर्णांक, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। सबसे पहला काम आपको यह करना होगा, इस टाइप के सवाल को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस लाइन को समझिए। और ये जिस टाइप का इस टाइप का जो सवाल है तो हम जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा ना कि यही करेंगे। अब इसको बहुत समझना बहुत भारी चीज नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसे 6 से विभाजित करना है। वो विभाजित किससे करना है, 6 से। अब कहिएगा कि 6 से ही क्यों विभाजित करना है, आपके मन में सवाल आ रहा हो कि 6 से क्यों विभाजित करें, 6 से ही क्यों विभाजित करें, 6 से ही क्यों विभाजित करें।
तो देखिए सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, इसलिए हम क्या किए हैं, जो विभाजित किए हैं वो 6 से किए हैं और भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। और अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि a = bq+r होता है, तो इसमें हुआ क्या कि a जो होता है वो भाज्य होता है, आपको पता होता है, और b जो है वो भाजक होता है, और q जो होता है वो भागफल होता है, और जो r होता है वो शेषफल होता है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो a भाज्य के जगह पे भाज्य है और भागफल के जगह पे q भी है, शेषफल के जगह पे r है, लेकिन विभाजित किससे किया जाता है, 6 से। इसका मतलब b का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 मान लिए हैं। चलिए अभी समझ में ना भी आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो यहां से हम अगला स्टेप करने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलो अब ध्यान दो, थोड़ा सा अगर ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा सवाल को। चलिए अब देखिए, अब जो हम यहां पर ध्यान देंगे कि करेंगे क्या, तो अब यहां पर सबसे पहले काम यही करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो विभाजित किससे करना है। ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है 6q+1, 6q+3 या 6q+5, यही कारण है कि हम 6 से विभाजित किए, बाकी प्रत्येक टाइप में आपको ऐसे ही मानना है। चलिए तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब चलेंगे, चूंकि यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका से, तो अगर यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो होता क्या है, a = bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, यही होता है यूक्लिद विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बराबर है तो क्या ले लें, तो या ले लेते हैं, और अगर आपसे पूछे a तो a के जगह पे a है, और अगर बात कर ले b तो b के जगह पे 6 है, क्योंकि 6 से विभाजित किया जा रहा है, भागफल q है और प्लस शेषफल r है। और जहां अगर बात कर ले तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 0 r का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b का मान यहाँ कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। इसका मतलब 6 से काची किया गया है, तो 6 से इसको काची किया गया है, तो 6 से विभाजित किया गया है। इससे आपको क्या पता, देखिए एक ही सवाल पे आप टाइम दीजिए और इसमें जितने भी 3-4 सवाल है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या ना कि सबसे पहले इस टाइप के सवाल आएंगे तो मान लीजिए इसका एक बेसिक सा तरीका है, ये जो इसमें बोला नहीं है कि आप बताओ कि यूक्लिद विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही आपको प्रयोग सिद्ध करना है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि हम यहां पर यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका के सहायता से प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, और यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका से a = bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब देखो a जो है ना, a के जगह पे a है यूक्लिद विभाजन में, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो b का मान यहां पर 6 है, b का मान क्या है, 6 है, बाकी q भागफल q है और शेषफल r है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका लिखें तो a के जगह a छोड़ दिए, लेकिन b के जगह पे यहां 6 आ गया। अगर ये 4q+4q+3 या 4q+5 के रूप में होता तो यहां हम 4 से विभाजित करते और b का मान कितना हो जाता, 4 हो जाता, और प्लस r, जहां जैसे वैसे लिख दिए, लेकिन b के जगह पे कितना लिख दिए, 6। लेकिन इस लाइन से आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो आया, ठीक है, क्या आया, तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन में जो आपका आया हुआ है उस चीज को ध्यान दीजिए, क्या आया हुआ है, तो यहां आ गया a = 6q+r। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर है जहां क्या है, तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 6 से कम।
इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो r का मान है, r का मान है यहां हम ले सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 6 से कम, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये मान हम ले सकते हैं r के जगह पर। ये कैसे पता चला? तो यहां जैसे ही हम मान रखें तो यहां से पता चला कि r का मान 0 के बराबर। पहले पढ़िए, जैसे अगर बात करें, इसको पढ़ने के लिए सीखिए। अगर ये 5 है तो यहां r का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि r का जो मान है वो 0 के बराबर है। बड़ा या बराबर का चिन्ह आप पढ़ते हैं अगर 10th क्लास में, तो इतना तो नॉलेज होगा कि ये हो गया r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, इसलिए 0 लिए, और 0 से बड़ा 1 दुहाई है, लेकिन 5 से कम, तब 5 से कम 4। अब इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि यहां पर अगर बात कर ले कि हम जो ले लें r का मान अगर बात कर ले 10, तो यहां r का मान होगा 0, 1, 2, 2, 9 तक होगा। आप समझ गए होंगे। इसको पढ़िए, r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन 10 से कम, 10 से कम, तो 0 से लेकर के 9 तक। अगर यही हम आपको कह देते हैं कि यही हम आपको कह दे कि यहां पे 6 होता, तो आप 0, 1, 2, 3, 4 और कहां पे हो जाता 5, यानी r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन 6 से कम, तो 6 से कम 5, यानी 0 से 5 तक। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, यानी यहां पर आपका जो r का मान मिल गया वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया। अब क्या करिए ना कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मान भर दीजिए। तो बताइए कि यहां पर अगर मान यहां भर देंगे तो बताइए, चूंकि अगर बात कर ले तो चूंकि यहां पर r का मान कितना लेना पड़ जाएगा, तो चूंकि r का मान 0 लेने पर, अगर 0 लेने पर अगर करते हैं, r का मान 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r है, तो यहां कितना हो जाएगा 6q प्लस 0। इसका मतलब कितना आ गया, 6q आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर यहां पे हम क्या करते हैं, r का मान 1 लेते हैं, r का मान 1 लेने पर, तो आप खुद बताइए 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r है, तो यहां हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक, चूंकि अगर हम बात कर लें r बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, r का मान 2 लेते हैं, तो r का मान अगर 2 लेंगे तो r का मान 2 लेने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, बताइए। r का मान अगर 2 ले लेते हैं, r का मान 2 ले लेते हैं, बताइए, r का मान अगर 2 ले लेते हैं, तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, r का मान अगर 2 ले लेते हैं, बताइए, r का मान अगर 2 ले लेते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r है, तो यहां हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब यहां से अभी हम 3, 4 इसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो a का मान है वो आ जाएगा, अब r का मान 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 6q प्लस 4 आ जाएगा, 6q प्लस 5 आ जाएगा। यानी अतः जो a का जो मान आ गया वो जो a का मान आ गया वो a का मान क्या आया, तो पहले 6q आया, 6q, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ से थोड़ा सा समझिए और ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि ये जो a का जो मान आया है, ध्यान दीजिएगा, a का जो मान आया, अब इसमें क्या कह रहा था कि आपको ये बताना है। देखिए सवाल को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए सवाल ये है, और देखिए क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सवाल ये है, देखिए
ये रहा सवाल, और सवाल को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। मतलब आपको सम नहीं दर्शाना है, विषम दर्शाना है। तो आप खुद सोचो कि दर्शाने का मतलब आपको सिद्ध करना है, बनाना है, तो आप खुद सोचो कि विषम कौन होता है? जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से भाग नहीं लगता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना कि सवाल को अगर ध्यान देंगे तो यहां पर करेंगे क्या कि इस चीज को यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर लिखेंगे कि अतः जो फाइनल आंसर ए का आ गया यहां लिख सकते हैं। पुनः हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि कुछ 6q+1 6q या कर देते हैं 6 या 6q+3 या 6q+3 या 6q+5 6q+5 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः ठीक है, अतः क्या कर सकते हैं, ठीक है, अतः यहां से लिख सकते हैं कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है। और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन तो भी आपको इस प्रकार समझना है। अब देखिए, अब ये जो सवाल है ना, थोड़ा ध्यान से तो समझना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा ध्यान से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ तो चलिए अब एक एक स्टेप को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए अब अगर आप ध्यान देंगे ना तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आप देखिए सवाल को पढ़े, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा तुम खुद सोचो कि जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन पहले आप दर्शाओ, दिखाओ। तो आपको करना क्या इस तरह के सवाल में कि आपको मानना है कि माना कि चूंकि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक, अब चूंकि यूक्लिद विभाजन प्रमेय से अब कहिएगा सर 6 से क्यों विभाजित करना है? अरे ये 6q के रूप में दिखलाना है इसलिए 6 से विभाजित करना है। 4q के रूप में रहता 4 से दिखलाते विभाजित करते, 2q के रूप में रहता 2 से विभाजित करते हैं। अब चलना यूक्लिद विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा है बराबर लेकिन b से छोटा। अब a के जगह ये रह गया लेकिन किससे विभाजित किया? 6 से, इसलिए b के जगह कितना आ गया? 6। बाकी ज्यों के त्यों जैसे वैसे, लेकिन b के जगह पे क्या लिख दिए? 6 लिख दिए। अब आगे चले तो यहां से पता चल गया कि r का जो मान है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 6 से कम है, इसलिए r का मान 0 1 2 3 4 5 हो गया। क्योंकि इसको पढ़ने आना चाहिए, r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन 6 से कम। तो 0 के बराबर 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 सब बड़ा होगा, 0 से बड़ा जो धनात्मक बोलेंगे, लेकिन 6 से कम इसलिए 5 तक लिखे, समझाए भी थे। अब आप इसी में आप r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर 6q आएगा, r बराबर 1 लेंगे तो 6q प्लस r तो 6q प्लस 1, r बराबर 2 लेंगे तो 6q प्लस 2 होगा। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं
कि ये जो मान हम देख रहे हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब r का मान और आगे लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3, 3 लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 3, 4 लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 4 और 5 लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 5। तो यहां से जो a आया, ये का मान कोची कोची आया था, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 तक आया, क्योंकि r का मान 5 तक लेना था। अब आपको दिखलाना क्या है, तो विषम वाला दिखलाना है, इसलिए विषम वाला को पकड़ेंगे। तो विषम वाला 6 क्यूब प्लस 1 था, 6 क्यूब प्लस 3 था, 6 क्यूब प्लस 5 था। अब आपको नहीं पता है कि विषम है, तो आप खुद सोच करके देखिए कि विषम है तो लिखेंगे कि चूंकि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाजित नहीं होती है, अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है। लेकिन इसी सवाल में अगर हम आपसे पूछते कि 6 क्यूब प्लस, इसी सवाल को अगर आप ध्यान दीजिए, अगर इसी सवाल को अगर हम यहां पे ये कर दें, और ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे सवाल को अगर हम चेंज कर दें, और सवाल को चेंज करके हम क्या कर दें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 को या 6 क्यूब प्लस 5 को हटा करके यहां लिख देते 6 क्यूब, क्या लिख देते हैं, 6 क्यू लिख देते हैं। और ध्यान दीजिए 6 क्यू लिख देते हैं, या 6 क्यू प्लस 2 लिख देते हैं, या 6 क्यू प्लस 4 लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं के रूप का धनात्मक विषम के जगह पे क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तब अब क्या होता, यहां सब चीज सेम रहता, जो पूरा का पूरा जो बनाए हैं सब सेम रहता। माना कि ये कोई सब पूरा का पूरा यहां तक 6 क्यों, ये पूरा मान a तक निकाल लेते, पूरा मान जो a है ये पूरा मान निकाल लेते। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरा मान यहां निकाल लेते, लेकिन जो यहां पर पकड़ते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहां पर अगर आपको ध्यान देने की जरूरत है तो यहां पे अब क्या देते हैं ना, ध्यान से समझिए कि हमको सम दिखलाना है, तो सम वाला पकड़ते, 6 क्यू को पकड़ते, 6 क्यू प्लस 2 को पकड़ते और 6 क्यू प्लस 4 को पकड़ते। और सम जब दिखाना हो तो आप खुद बोलिए कि सम संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, तो आपका जवाब आएगा कि 2 से विभाजित होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि 6 क्यू, यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि 6 क्यू, और यहां पे क्या करेंगे, आप खुद कहेंगे कि यहां पर चूंकि 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। और फिर कहेंगे कि अतः 6 क्यू, अतः काची, अतः यहां पर विषम नहीं, अतः लिखते हैं कि 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक का रूप होती है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो हम सवाल सिखा दिए, ये जो सवाल सिखाएं आपको, ये जो सवाल सिखाएं हम सम और विषम दोनों लेकर के आपको सिखा दिए और आपको समझ में आया होगा। और चलिए अभी हम इसको और भी आगे अगर बात कर ले तो अभी इसमें और भी अलग सवाल है। अगर मान लो किन्हीं बच्चों को समझने में दिक्कत हुई तो आगे सवाल को देखिए, लेकिन अब जो सवाल होगा ना, अब बहुत कम टाइम में सवाल हो जाएगा और अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम दूसरा सवाल की बात कर ले, ठीक है, दूसरा सवाल की बात कर ले तो देखिए अब दूसरा सवाल में आप डायरेक्ट यहां पर आराम से कर लेंगे और हमको आप ज्यादा आप लोग को दिक्कत, एक बार सवाल पढ़े, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप। अब सवाल पढ़ लिए 2q के रूप में है, इसका मतलब विभाजित 2 से करेंगे और जैसे मान रहे थे मानेंगे। चूंकि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। और अगर आप ध्यान देंगे, इतना बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब यहां के बाद आप चलेंगे, चूंकि यूक्लिद विभाजन
प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से कम। और आप ध्यान दीजिए बराबर तो याद देंगे और A के जगह A है लेकिन B के जगह किससे विभाजित किया गया है, तो आप कहेंगे कि देखिए 2 से विभाजित किया गया है। किससे विभाजित किया गया है? 2 से विभाजित कर दिया गया है, इसलिए B का मान कितना होगा? 2 होगा। और जैसे है वैसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर बात कर लें तो B के जगह पे कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और यहाँ से हम R का मान लिख देंगे और R का मान यहाँ लिखेंगे तो आप खुद देखो अब कि R का मान 0 के बराबर, इसलिए 0 होगा। और 0 से बड़ा और 2 से कम, तो 2 से कम आप इससे 2 से कम चल जाओ, 2 से कम तो 0 और 1, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर यही तुमको रहता ऐसे लिखा हुआ तो आप क्या करते? 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक जाते, 5 से 1 कम चले जाते। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अब यहां से अब आप क्या करिए, क्योंकि अब यहां से इसमें आप मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में R का मान 1 रखो, मान भी सकते हो समीकरण, लेकिन यहां चलिए चूंकि R बराबर 0 लेने पर, ठीक है, R बराबर अगर आप 0 लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? A बराबर 2Q प्लस 0 यानी 2Q हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, फिर अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, R बराबर अगर आप 1 लेते हैं, ठीक है, R बराबर 1 लेने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए इतना में हो जाएगा। R का मान आप क्या कर लीजिए? 1 ले लीजिएगा, तो यहाँ R का मान 1 रख दीजिए तो हो जाएगा A बराबर तो Q प्लस 1 हो जाएगा। अतः जो A का जो मान आया वो A का मान कितना आया? तो A का मान आया वो A का मान एक 2Q आया और दूसरा जो मान आया वो 2Q प्लस 1 आया। लेकिन अब जो सवाल दिखलाना है, पुनः जो हम लोगों को दिखलाना है, ठीक है, A का तो मान आ गया, लेकिन जो हम लोगों को दिखलाना है वो दिखलाना है 2Q सम पूर्णांक के रूप। जो 2Q है ना वो सम पूर्णांक के रूप को दिखलाना है और 2Q प्लस 1 है ना जो विषम पूर्णांक के रूप को दिखलाना है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि चूंकि 2Q 2 से विभाजित है अतः 2Q सम पूर्णांक का रूप होगा और 2Q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए विषम पूर्णांक का रूप हो। क्योंकि क्वेश्चन में तो खुद बोल दिया कि सम पूर्णांक 2Q के रूप का है, इसका मतलब सम पूर्णांक है तो 2Q 2 से विभाजित है। अगर ये बताओ 2Q प्लस 1 विषम पूर्णांक का रूप है, इसका मतलब 2Q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहां पर लिख देंगे कि चूंकि 2Q 2 से विभाजित होती है, ठीक है, होती है, अतः 2Q धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। और इसी प्रकार लिखेंगे चूंकि 2Q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः 2Q प्लस 1 विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। कितना आसानी से बन गया, विषम पूर्णांक का रूप है। तो यही जो है ना आपको यही करना है। आप देखिए बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, सबसे पहले आपको करना है कि माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R पर, यहां तक सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। आपको यहां तक में आपको सोचना है सवाल, जैसे ही A का मान यहां पर देखो 2 था
बी के जगह पे देखिए सिंपल सवाल है, बहुत आसान है, जैसे पिछला समझ में आ गया तो आसानी से, लेकिन यहां पर लास्ट में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। तो देखो यहां पर इस सवाल में कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं, ये क्लियरली पहले ही बोल दिया कि क्यू सम पूर्णांक का रूप है। इसका मतलब ये जो क्यू है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि सम है तो 2 से विभाजित है, तो लिख दिया चूंकि क्यू 2 से विभाजित है अतः क्यू धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। लेकिन यहां बोल दिया कि क्यू प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तब विषम है तो 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होती है, तो क्यू प्लस 1 किसका रूप है? विषम पूर्णांक का रूप है। यहू नहीं समझ में आया ना, अगला समझ लीजिए, कोई एक सवाल समझ लीजिएगा ना, आपका पूरा का पूरा सवाल इस तरह का सवाल बन जाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे बात करें तो तीसरा नंबर सवाल की अगर बात कर लें तो आप ध्यान दीजिए, और तीसरा नंबर आप सवाल की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और तीसरा नंबर सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम दर्शाना है तो सम से कोई मतलब नहीं है, अगर सम आएगा भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल बोल दिया विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब तुम ही सोचो कि जब विषम पूर्णांक का रूप है, तो आप खुद सोच करके देखिए कि जब विषम पूर्णांक का रूप है तो ये स्पष्ट हो गया कि ये 4q + 1 या 4q + 3 2 से विभाजित नहीं होगी। और यहां से आप ध्यान दीजिए कि यहां पे पहले सोल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, 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 धनात्मक पूर्णांक है, जिसे क्या करने पर, जिसे 4 से विभाजित करने पर, जिसे 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित करने पर भागफल q, याद हो जाएगा खुद, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। अब इसके बाद आपको चलना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर चलेंगे तो यहाँ होता है a बराबर bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। और अब आपको करना क्या है कि बराबर है तो यादम वही तो है आपका पूरा का पूरा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप करिए क्या कि a का मान तो a रहेगा, लेकिन b किससे विभाजित किए, तो 4 से विभाजित किए। देख लीजिए किससे, 4 से कैसे विभाजित कर रहे हैं, तो सवाल देखिए 4q या 4q + 3 के रूप का दिया हुआ है। तो अब देखिए कि a b का हो जाएगा 4, तो 4q और प्लस r, जहां यहां पर भी जो मान है वहां कितना हो जाएगा, तो b के जगह पे कितना मान हो जाएगा, तो b के जगह पे 4 मान हो जाएगा, b के जगह पे कितना मान हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4q + 1। देखिए ध्यान से, b के जगह पे 4q + r, जहां और यहां पर भी b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा। और यहां से हमको r का मान अगर बात करें तो आप खुद सोचिए, अब आप लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक, r का मान 0 1 2 हो जाएगा, 4 से 1 कम। आप देख लिए होंगे 2-3 सवाल में, तो ऐसे ही आपको क्लियर हो गया होगा, आप सोचने की यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही। बहुत अधिकांशतः बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत होती है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ a का मान, चूंकि हम r का मान 0 लेने पर, r का मान 0 लेने पर, तो अब बताए r का मान 0 लेंगे तो a बराबर 4q + 0 यानी 4q हो जाएगा, ठीक है। चूंकि r का मान 1 लेने पर, r का मान 1 लेने पर, तो 1 लेंगे तो a बराबर 4q + 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें चूंकि r का मान 2 लेने पर, तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ कितना हो जाएगा, 4q + r है ना, तो a बराबर 4q और r के जगह पे 2 ले लिए तो 4q + 3। फिर अगर बात करें तो r का मान कुछ ही कर लेंगे, तो
तो r का मान 3 लेने पर, तो अगर हम r का मान 3 लेते हैं तो r का मान 3 लेने पर हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। और अतः जो a का मान जो आया पूरा, अगर a की बात करें तो अतः जो a आया वो a आया 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और कितना आ गया 4q प्लस 3। लेकिन आप ध्यान देंगे आपको जो जरूरत है ना वो देखिए यहाँ पर आपको जरूरत है विषम पूर्णांक, और विषम पूर्णांक में 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 और कौन है, बस 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब आप खुद सोचो कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपका काम हो जाएगा। यहां लिखेंगे कि चूंकि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होती है, विषम पूर्णांक का रूप होती है। अब यहाँ अब इसी में आपको सवाल अगर कर देता सम वाला तो आप नहीं बना लेते, सम वाला भी बना लेते, आराम से बना लेते। लेकिन अगर सम वाला की बात करता तो अब ध्यान दीजिए, सम वाला की बात करता, थोड़ा सा और इसको छोटा, चलिए अब बस, चलिए इतना में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा, चलिए अब आपको कुछ ज्यादा ही छोटा, चलिए अब आप ध्यान दीजिए, तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा, बस अब ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर सम की बात यहां पर किया जा रहा होता, सम की अगर बात किया हो जाए तो आप खुद सोचो, अब ये विषम था तो यहां लिख दिए कि 2 से विभाजित नहीं होती, और क्लियरली तो क्वेश्चन में कह दिया, तो यहां पे दिक्कत नहीं, यहां पे मान बहुत सारा ए का प्राप्त होगा। लेकिन यहां सम कहेगा तो सम वाला लेके चलना, और सम कहेगा तो ही मनवा को लिखना कि 2 से विभाजित होती है, और विषम कहेगा तो लिखना 2 से विभाजित नहीं होती है, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, अब इसी में अगर सवाल की बात कर ले, अगर हम सवाल को चेंज कर दें और यहां विषम के जगह पे क्या कर दे, सम कर दे, देखो सब चीज वही रहेगा। देखिए ध्यान से खाली देखिए, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक कोची 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। अब आप खुद सवाल को देखिए और आप कर सकते हैं आंसर, सब चीज बनेगा सेम, यहां आएगा सब चीज यहां तक सेम आएगा। लेकिन जब अब आंसर पहुंचेंगे तो आपको चाहिए कौन, सम या विषम, तो आप कहिएगा सर यहां पे सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए। अब जब सम चाहिए इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा, तो यहां हम सम वाला ही लेंगे, और सम वाला अगर मान की बात करें तो सम कौन कौन है, तो सम 4q है और 4q प्लस 2 है, तो यहां हम लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे, इस चीज को हटा देंगे और यहां लिखेंगे, ठीक है, यहां भी विषम वाला हटा देंगे, ठीक है, यहां भी विषम वाला हटा देंगे। और अगर हम आंसर की बात करें तो अब ध्यान दीजिए आंसर में क्या लिखेंगे, अब वो आपको भी पता है, लिखेगा चूंकि 4q या 4q प्लस 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। अतः 4q या 4q प्लस 2 सम पूर्णांक का रूप होती है, सम पूर्णांक का रूप होती है।
अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब अगला सवाल आप खुद बना सकते हैं, और अभी हम ये सवाल को आपको क्या किए हैं, बना दिए हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल बनाए नहीं है, अभी हम आपको जस्ट बनाए हैं, अभी जस्ट तुरंत बताए हैं। आपको क्या करना है इस सवाल में, इस सवाल में आपको करना क्या है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब 4q के रूप में है तो किससे विभाजित करिएगा, 4 से विभाजित करिएगा, और b के जगह पे 4 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए इस सवाल की अगर बात कर ले तो इसमें आप ध्यान दो तो क्या है, तो आप ध्यान दोगे तो सम पूर्णांक लेना है, और सम पूर्णांक लेना है तो ये जो मान है ये किस रूप का होगा, ये 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो ये सम पूर्णांक का रूप कहलाएगा। तो हम आपको ये जो आपको सिखाएं, अगर आप सही से अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। मेन एक प्रश्न को समझना था, लेकिन अब जो है ना, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब एक अच्छा लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई आपको धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाएगा और उसका पूछेगा कि वर्ग इस रूप के होता है कि नहीं होता है, तो वहां पे बहुत बच्चों को क्या होता है, कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें 2 तरह का सवाल अभी है। ठीक है, एक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा और एक पूर्णांक का घन हो जाएगा, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम आओ करवा देंगे, 1-2 प्रश्न और भी करा देंगे। हालांकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहां पर हम लोगों को करना क्या है कि तैयारी ऐसा करना है कि सभी चीजों को आपको अच्छे से करना है, आपको नॉलेज के साथ तैयारी करना है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम का सवाल बनाने से नहीं होगा, आपको नॉलेज होगा ताकि वह भविष्य में काम आए। ठीक है, तो आज तो बस इतना ही रहेगा, लेकिन अगले क्लास में और भी जो भी इससे इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम आपको अच्छे से करवा देंगे, और कुछ होमवर्क भी बोले थे आप लोग को देने के लिए, जो कि अगले क्लास में कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात करने वाले सवाल आपको होमवर्क मिल जाएगा। अभी आज के लिए बस जो सवाल को बताए थे उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें 1-2 सवाल छोड़ा हुआ था उसको आप घर पे बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाए हैं तो। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहे तो पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको 2-3 वीडियो और पहले मिल चुका है वास्तविक संख्या का, और प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात बहुत अच्छे से करवाने के लिए सिखा दिए आपको। तो पहले चाहिए कि वो आप सीख ले, उसके बाद ही यहां पढ़ाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक वीडियो और रहेगा, और आप एक नहीं 1 या 2 वीडियो और रहेगा, 2 वीडियो मान लो कि और रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करें, अच्छे से तैयारी करिए और कॉपी कलम ले करके बैठे, और प्रत्येक चीजों को समझ ले पहले, और समझ करके उसको रोक करके आराम से सभी चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको घर पे बार बार रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ जो होता है ना, वो आप ध्यान दीजिए, मैथ अगर आपको सही करना है तो आपको 4 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको सिलेबस पे पकड़ बनाइए। ठीक है, सिलेबस पढ़िए जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़िए। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के बाद आप रिवाइज कीजिए, उसको जो पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद PYP क्वेश्चन करवाइए, प्रीवियस ईयर पेपर PYP करिए या PYQ बोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछा हुआ सवाल, विगत वर्षों में जो भी सवाल पूछा हुआ है भी। तो अभी जो आपका नंबर 1 पे ये चलना है। ठीक है, नंबर 2 पे यहां आना है, पढ़ा हुआ चीज को रिवाइज करना है। ये कहां से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ये हम देंगे, PYP हम देंगे आपको। तो ये जो है ना, ये दो हम आपको देंगे। ठीक है, ये 2 हम आपको देंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक क्या होगा, अलग से ग्रुप बनेगा, और उस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और उसमें आपको ऐड किया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है ना, तो वो इस नंबर पे क्या करे, ठीक है, इस नंबर पे क्या कर ले, ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर ले, सेव कर लें, और इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा।
ठीक है, और ठीक है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और यहीं पे आपको ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट वगैरह इसमें मिल जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट के अगर पीडीएफ नोट्स ये सब आपको चाहिए अदर सब्जेक्ट के, तो यहीं पे आपको पीडीएफ ये सब मिल जाएगा नोट्स याद करने के लिए। क्योंकि इस चैनल पे अभी तो मैथ का हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को सभी विषय होने लगेगा। और अगर आप मैथ का सही से अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, मैथ्स की तैयारी, ठीक है, मैथ्स की तैयारी अगर आपको करना है 100 में, ठीक है, 99 या 100 की, तो आप ये करिए, इसमें हम आपके साथ रहेंगे, हेल्प करेंगे, जितना होगा हमसे उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सही ढंग से पढ़िए, मेहनत को बर्बाद नहीं होने दीजिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले सिलेबस को पढ़ लीजिए, उसके बाद खूब रिवीजन करिए। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये पीवाईपी करवाना ये मेरा जिम्मेवारी रहा, आपको बोर्ड पे भी करवाया जाएगा और आपको असाइनमेंट भी आपको उस नंबर पे जोड़ दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको तैयारी करना है तो बहुत ही ईमानदारी से तैयारी करना पड़ेगा और ईमानदारी से करिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे से क्या करिए, तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में प्रश्नावली 1.1 को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल को लेके आएंगे। किन्हीं को मन में डाउट होगा कि सर या एनसीईआरटी सिर्फ ही किताब चल रहा, नहीं, एनसीईआरटी ही नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी के अलावे हमको जो भी समझ में आ रहा है, जो बेहतरीन ढंग से सिर्फ नॉलेज के लिए जो होगा इंपॉर्टेंट, वो सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी को बेस हम उठा करके नहीं पढ़ा रहे, लेकिन घबराइए नहीं, एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा और एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।